ये सब लोग कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हालचाल आप लोगों के? बाल को मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं बाल को आप लोगों का हमारे इस क्लास 11th के वन शॉट के अंदर गाइस। कैसन बा? सब बढ़िया, मजे में, एक नंबर है क्या गाइस? जल्दी से बताइए प्लीज फटाफट इस कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बाल को। आज लेकर आया हूं दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन। यस सर, दो चैप्टर्स करेंगे अपन इस लेक्चर के अंदर खत्म। ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से बाल को करवाने वाला हूं। हर एक पॉइंट को डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है? ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के गाइस, ठीक है? चलो आज के टॉपिक्स बाल को बहुत सारे हैं। देखो बेसिकली यहां पर आज मीनिंग है, सर्विसेज के फीचर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है जी, बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंट्स, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, ई बैंकिंग, बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल, फिर चैप्टर नंबर 5 पूरा आएगा इस, ठीक है? चलो तो पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं बाल को मैं आपके सामने बिजनेस सर्विसेज चैप्टर, ठीक है? तो पहले बाल को हम लोग करेंगे बिजनेस सर्विसेज। ओके चलिए, तो बेसिकली यार सर्विसेज क्या होती है, बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, चैप्टर 1 थोड़ा रिकॉल करो गाइस। चैप्टर 1 को थोड़ा सा बाल को चैप्टर 1 को रिकॉल करते हैं। सर हमने एक पढ़ा था टर्शियरी इंडस्ट्री, याद है सर? टर्शियरी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री सर जी वो इंडस्ट्री थी जहां पर क्या होता था जी, विच वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है? तो सर टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर जी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है? मतलब माल बनाने में सपोर्ट प्रोवाइड करती है सर। सर जी माल बनाने में जो इंडस्ट्री आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, दैट इंडस्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है जी? ओके सर, कौन कौन सी सर्विसेज थी याद करिए प्लीज, मैं चलो याद करवा देता हूं सर। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन गाइस, these are the services which were providing the support to the primary and secondary industry guys, ठीक है जी? तो प्राइमरी को सेकेंडरी को सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है उस इंडस्ट्री को बाल को हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री कह रहे थे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाल को, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक चीज और है, क्या सर? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास याद करिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड वाला टॉपिक भी था, जो सेम काम कर रहा था। वहां पर भी ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन था। बस फर्क क्या था जी दोनों में? वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टर्शियरी इंडस्ट्री, ये ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है जी? सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज, प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रेड गाइस, ठीक है? ओके और बाल को उन्हीं सर्विसेज को जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, उन्हीं सर्विसेज को बाल को हमने एक चैप्टर का नाम दे दिया जिसका नाम क्या है इस बिजनेस सर्विसेज, ठीक है? तो इस प्रोफेशनलिज्म के जमाने में, इस मॉडर्न कंपटीशन एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के जमाने में गाइस, ठीक है जी, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के जमाने में गाइस, हमें क्या चाहिए सर? हमें बिजनेस को स्मूथली करने के लिए, ठीक है जी, फॉर डूइंग द बिजनेस स्मूथली वी नीड सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इफेक्टिवली, ठीक है जी गाइस? ओके तो कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स के अंदर क्या आता है बाल को? ट्रेड भी आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आता है। Auxiliaries to trade or aids to trade refers to the activities related to buying and selling of goods and services. These auxiliaries to trade are also known as business services or facilities. उन्हीं बाल को auxiliaries to trade को बाल को हम लोग business services और facilities भी कहते हैं गाइस, ठीक है? डन है? आगे बढ़े? तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, समझाने वाला कुछ ज्यादा खास था नहीं, बस इतना ही मैं इस पॉइंट पेज के ऊपर बस इतना ही समझाना चाहता था गाइस कि ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है, थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको इस चैप्टर के अंदर गाइस, ठीक है जी? ओके तो आगे बढ़े। देन एक बार रीड करना चाहते हो बाल को तो रीड कर सकते हैं फटाफट प्लीज। अगर आप रीड करना चाहते हैं गाइस जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर नेचर ऑफ सर्विसेज, तो नेचर या आप इसको ले सकते हैं बाल को फीचर्स ऑफ सर्विसेज गाइस, ठीक है जी?
नेचर और फीचर्स ऑफ सर्विसेज की बात कर लेते हैं सर। पहला आ गया इंटेंजिबिलिटी। सर इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है? क्या सर्विसेज दिखाई देती हैं? नहीं सर, सर्विसेज दिखाई नहीं देती, बस महसूस की जा सकती हैं। तो सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, बट इट ओनली कैन बी फेल्ट। दैट्स व्हाई इट्स एन इंटेंजिबल। इन नेचर बालको ये इंटेंजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बालको इनकंसिस्टेंसी। मतलब सर कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बालको और जो परफॉर्मेंस लेवल है, दो वर्ड यूज किए मैंने, सेटिस्फेक्शन लेवल, परफॉर्मेंस लेवल, दोनों इनकंसिस्टेंट हैं। अब कभी कभी बालको आपने देखा होगा कि मैं बहुत 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 बढ़िया पढ़ा देता हूं, और कभी कभी देखा होगा यार थोड़ा सा आज थोड़ा सा ना सर उतना नहीं निकल रहा सर, ठीक है। कभी कभी बालको आप भी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, यार आज तो सर जी ने मजा ही बांध दिया है, और कभी कभी आपको लगता है कि यार और इंप्रूवमेंट थोड़ा हो सकता था, ठीक है। ओके, तो इनकंसिस्टेंसी होती है सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसेपरेबिलिटी। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते सर, ठीक है जी। ओके सर, दोनों को अलग, किसको किसको किसको? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सर्विसेज की प्रोडक्शन कंजप्शन को बालको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको भी बालको यहीं बैठना पड़ेगा, दोनों बोथ आर इन्वॉल्व एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इनसेपरेबिलिटी, दोनों को प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड, ध्यान रखिएगा। इन्वेंटरी लॉस मतलब कैन नॉट, कांट बी स्टोर फॉर फ्यूचर नीड, फॉर फ्यूचर डिमांड, कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर डिमांड। सर फ्यूचर डिमांड के लिए, सर जी फ्यूचर डिमांड के लिए हम इसे गाइस स्टोर नहीं कर सकते, सो कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर डिमांड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बालको इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है गाइस? दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है। दोनों पार्टी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस टेकर, द हायरर, ठीक है जी। ओके, तो दोनों पार्टी का बालको इन्वॉल्वमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज बालको, तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग गाइस, ठीक है। ओके, डन, क्लियर, डन डन डन। सर अगर आप चाहो तो यहां पर एक ऐड भी कर लीजिए गाइस, एडवर्टाइजिंग मिसिंग है, तो यहां पर आप एडवर्टाइजिंग भी गाइस ऐड कर सकते हैं, ओके। चलिए डिफरेंस देखते हैं सर जी। गुड्स और सर्विस का एक छोटा सा बढ़िया सा डिफरेंस बालको आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। ओके, तो बड़े ध्यान से सुनना, और अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो फिर तो बल्ले बल्ले, शावा शावा, मौजा ही मौजा, ठीक है। ओके चलिए सर, तो क्या क्या है सर? नेचर, एन एक्टिविटी और प्रोसेस वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, ठीक है जी। ओके, तो नेचर क्या है सर? सर्विस का नेचर क्या है गाइस? कि ये एक प्रोसेस होता है, जैसे कि वी आर वॉचिंग अ मूवी, वहां मूवी का प्रोसेस चल रहा है, हम यहां से देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, सो इट्स अ प्रोसेस गाइस, ठीक है। तो सर्विस इज एन एक्टिविटी, सर्विस इज अ प्रोसेस। और गुड्स क्या होते हैं बालको? फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग गुड्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स बालको, ठीक है जी। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को बालको यहां पर गुड्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन, टाइप, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस गाइस, ठीक है जी। क्या क्या टाइप्स है गाइस? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। नेक्स्ट पे आ जाओ, इंटेंजिबिलिटी। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं गाइस, सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है सर। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इंटेंजिबल का मतलब यह हुआ कि सर्विसेज दिखाई नहीं देती, जबकि गुड्स बाल को दिखाई देते हैं, तो दीज इट इज इंटेंजिबल एंड इट इज टेंजिबल, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी मैंने बताया था सर, कंसिस्टेंसी नहीं होती, ठीक है। सेटिस्फेक्शन लेवल, परफॉर्मेंस लेवल सेम नहीं होता है, जबकि यहां पर क्या है गाइस? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट का तो स्टैंडर्ड सेट है, सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर गुड्स की साइड से देखा जाए तो गुड्स की साइड से कंसिस्टेंसी होती है गाइस, स्टैंडर्डाइजेशन होता है गाइस। इनसेपरेबिलिटी, यस सर, प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों साथ में चलेगा सर, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ेगा प्रोडक्शन को और कंजप्शन को गाइस, ठीक है जी। ओके, सो वी हैव टू परफॉर्म द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन साइमल्टेनियसली बालको, ठीक है जी। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन गाइस बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। चलिए जी, गुड्स की बात कर लेते हैं। गुड्स की बात कर लेते हैं सर, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बालको, तो यहां पर हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्शन को और कंजप्शन को, जबकि सर्विसेज के केस में दोनों को साइमल्टेनियसली हैंड टू हैंड, साथ के साथ बाल को चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री, तो सर कैन वी डू इन्वेंट्री, कैन वी स्टोर द सर्विसेज फॉर फ्यूचर डिमांड? नो सर, the empty hotels of nowadays cannot be stored for hotels when it is demanded, no sir। आज के खाली रूम्स जो होटल्स के होते हैं
उसको हम फ्यूचर की डिमांड को पूरा करने के लिए स्टोर नहीं रख सकते, ठीक है जी। सो इट कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर डिमांड, बट गुड्स जो है गाइस इट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर डिमांड, ठीक है। तो इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, सर दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का भी और हायर का भी, जबकि गुड्स का ऐसा नहीं होता बात को, इन्वॉल्वमेंट जो है जरूरी नहीं है दोनों का एक टाइम पे हो, ठीक है। ओके, इन्वॉल्वमेंट एट द सेम टाइम डिलीवरी नॉट पॉसिबल गाइस, दोनों पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, तो यहां पर हमारा गुड्स और सर्विस का डिफरेंस भी खत्म हो गया बालको। अब आप स्टार्ट करते हैं पहले सर्विस से। द फर्स्ट सर्विस इज बैंकिंग। पहला सर्विस क्या है बालको? बैंकिंग है। बैंकिंग क्या होता है बालको? जब भी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग, तो पहला वर्ड जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए गाइस? बैंकिंग इज अ सिस्टम। बैंकिंग क्या है बालको? एक सिस्टम है बालको, बिल्कुल पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो बैंकिंग क्या है गाइस? बैंकिंग इज अ सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम, ठीक है जी। सर जी बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक पूरा और कंप्लीट सिस्टम है सर। इसके अंदर क्या होता है? बैंकिंग के सिस्टम के अंदर सर जी हम लोग जो है पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है जी, और बैंक उस पैसे को आगे लैंड कर देता है गाइस, ठीक है जी। तो डिपॉजिट और लैंडिंग चलता है गाइस यहां पर, ठीक है। ओके, डिपॉजिट सेविंग्स एंड लैंडिंग मनी, ये दो ही काम होते हैं सर भाई बैंकिंग सिस्टम के अंदर। दो ही काम होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग्स एंड लैंडिंग ऑफ मनी, ठीक है। डन। तो बैंक्स बालको, बैंक्स क्या है सर? बैंक आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बैंक के बिना हम लोग तो आजकल तो इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स वगैरह हो गई हैं कि बिना बैंक के तो वी कैन नॉट इमेजिन अ सिंगल डे। इट्स भाई आता आतंक समझ जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो कहने का मतलब क्या है सर? बैंकिंग और बैंक्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मॉडर्न बिजनेस। आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में गाइस बैंक का बहुत बड़ा रोल हो चुका है गाइस, ठीक है जी। नो कंट्री कैन मेक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विदाउट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। अगर हमारा किसी भी कंट्री का अगर बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकती, कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत पर वो ग्रो नहीं कर सकती सर जी, ठीक है जी। ओके, बैंक्स एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग। बैंक का मेन काम क्या है बालको? बैंक जो है एनकरेज करता है हैबिट ऑफ सेविंग को, सेविंग की हैबिट को बालको एनकरेज करेगा। यू विल स्टार्ट टू डू सेविंग्स। आप सोचोगे कि यार बैंक मेरा खाली है, मुझे उसके अंदर पैसे डालने हैं, सो इट इंक्रीज द हैबिट ऑफ सेविंग गाइस, ठीक है। ओके, they mobilize the small savings and channelize them into the most productive uses। वो छोटी छोटी कंज्यूमर्स की जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, पब्लिक की छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करता है और उसको बिजनेस को एज अ लोन दे देता है ताकि बिजनेस उस पैसे का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज कर सके, ठीक है जी गाइस, ताकि बिजनेस उस पैसे का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज कर सके गाइस, ठीक है। चलिए हाँ, ये रहा बालको, बैंक की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। तो बैंक क्या है बालको? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है बालको? डील्स इन मनी, मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड्स मनी गाइस, ठीक है जी। ओके, देखो लास्ट में दोबारा से बालको डिफाइन किया गया है कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लेंड्स मनी, परफॉर्म्स अदर एजेंसी फंक्शन। तो और भी एजेंसी फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म करता है, पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तुम फैल जाओ सर जी ये एजेंसी फंक्शन क्या होता है, कराऊंगा। अभी दो चीजें पढ़ा दी, पहले बता दी दो चीजें मैंने, है ना, दो चीजें हम लोगों ने गाइस पहले पढ़ लिया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग मनी, ठीक है। चलिए अब बैंकिंग की बाल को कुछ सर्विसेज हैं, तो पहले के करके बैंकिंग की सर्विसेज को समझते हैं, उसके बाद बाल को हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, ठीक है जी। ओके चलिए, तो पहला है बाल को कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। बाल को डिपॉजिट्स की कलेक्शन की जाएगी, डिपॉजिट्स को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज के अंदर गाइस क्या आता है बाल को? कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स इकट्ठे किए जाते हैं। नेक्स्ट लैंडिंग ऑफ फंड्स, ठीक है जी, फंड्स को उधार आगे बिजनेसेस को दिया जाता है गाइस, ठीक है। चेक फैसिलिटी, आपको तो चेक तो वाल को है ब्लैंक चेक, जिंदगी वालों से एक ही सपना है कि अपना एक ब्लैंक चेक हम बार पर भरने का पावर देख लो, ये ब्लैंक चेक है, ले जितनी फिगर भरनी है भर ले, जा जी ले अपनी जिंदगी। सो व्हाट इज दैट गाइस? तो चेक फैसिलिटी गाइस अवेलेबल होती है, ठीक है जी। एजेंसी फंक्शंस, तो एजेंसी फंक्शन भी जो है गाइस देखने को पड़ता है गाइस कि एजेंसी फंक्शन भी बैंक बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है। एजेंसी मतलब कि बैंक समटाइम्स एक्ट एज एन एजेंट फॉर यू,
इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा आपका, है ना। कई बार जो है वो कंपनीज के बिहाफ पर देखा जाए तो वो मर्चेंट बैंकर बन जाते हैं, है ना, और बैंक जो है शेयर होल्डर्स के कलेक्शंस को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो बैंक पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, बैंक ऑल्सो कलेक्ट डिविडेंड प्रीमियम, इंटरेस्ट, पेंशन। तो ये बहुत सारे एक एजेंट के रूप में भी बैंक परफॉर्म करता है गाइस, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिड सर्विसेज भी होती है गाइस कुछ छोटी मोटी, जैसे कि सर जी आपको बिल्स पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और भी टेलीफोन बिल पेमेंट, ठीक है जी, लॉकर फैसिलिटी एटसेट्रा। तो दीज आर द एलिड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक बालको, ठीक है। तो ये कुछ एलिड सर्विसेज हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है गाइस। डन हो गया, डन हो गया, क्या जल्दी जल्दी प्लीज, डन 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 डन। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के टाइप्स की तरफ मूव करते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, तो पहला है बालको सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक क्या है गाइस, सेंट्रल बैंक जो है गाइस वो एक एपेक्स बैंक है। चलिए सर जी, ठीक है जी, तो आगे बढ़े बालको। तो सेंट्रल बैंक क्या है बालको, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होती है गाइस, सेंट्रल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गाइस। क्या है बालको, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया गाइस, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक जो है बालको इंडिया का, हाईएस्ट लेवल बैंक इज द सेंट्रल बैंक बालको, ठीक है जी। इट इज आरबीआई, इट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर कंट्रीज सेंट्रल बैंक बालको। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है गाइस, दैट इज आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है। ओके, तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड गाइड्स ऑल द कंट्रीज कमर्शियल बैंक। इंडिया के अंदर जितने भी अदर बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करेगा, उन सबको गाइड करेगा, उन सबको रेगुलेट करेगा, ठीक है जी। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से गाइडलाइंस और जारी करता रहता है गाइस, ठीक है जी। तो सिंपल ध्यान रखो, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, इट कंट्रोल्स ऑल द अदर बैंक्स एंड इट इज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंक है बालको वो हमारा क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक ही होता है, आरबीआई होता है, ठीक है जी। ओके, इट इज अ कंट्रोलर ऑफ द करेंसी एज वेल, करेंसी का भी कंट्रोलर है, फॉरेन एक्सचेंज का भी कंट्रोलर है, ठीक है जी। ओके गाइस, डन। तो दो तीन बातें आता नहीं है ज्यादा, कभी कभी आ जाता है तो एक लाइन इसमें से पकड़ लेना गाइस, ठीक है। तो दो चार बातें पकड़ ली, मान लो सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड सर जी आरबीआई होता है, कंट्रोलर ऑफ करेंसी, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद सर इट रेगुलेट्स द अदर कमर्शियल बैंक्स, इट रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स इन इंडिया, ठीक है जी, एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए कमर्शियल बैंक की बात कर लेते हैं सर। कमर्शियल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बालको। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं बालको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है जी, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो अरे भाई वही बताइए क्या, अच्छा कमर्शियल बैंक बालको नॉर्मल बैंक को ही कमर्शियल बैंक कहते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। मतलब सर ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दीज ऑल आर द कमर्शियल बैंक। ये बालको क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो जो डेफिनेशन अभी हमने कहा लिखी थी, क्या कहते हैं हमारे नॉर्मल बैंक में लिखी थी, वही सेम डेफिनेशन बालको आप लोग यहां भी चिपका सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक, अब बालको कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है गाइस, देखो बेसिकली जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है गाइस वो किसके तहत अंडर चलाए जाते हैं गाइस, दीज ऑल आर क्रिएटेड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट गाइस। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत बालको चलाए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है जी। सो ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स आर क्रिएटेड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए गाइस, ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स आर क्रिएटेड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। चलिए जी, एंड क्या करता है बालको, ये अपने मेंबर्स को स्मॉल लोन्स एट अ रेट विच इज लेस देन द कमर्शियल बैंक रेट। तो कमर्शियल बैंक के रेट से बालको थोड़ा सा यहां पर कोऑपरेटिव बैंक में आपको कम इंटरेस्ट रेट पे बालको लोन वगैरह मिल जाता है, ठीक है जी। ओके, कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट गाइस। यहां पर वन पर्सन वन वोट भी चलता है गाइस, ठीक है। एग्जांपल सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, शैमराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, एसवीसी बैंक जिसको बोलते हैं बालको। उसके बाद क्या है, अभ्युदया
कोऑपरेटिव बैंक गाइस, ठीक है जी। तो बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ज्यादा तो कुछ भी मैंने कभी देखा नहीं, पूछा जाता है इसके ऊपर, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट हल्का सा रीड कर लिया हमने इसको, ठीक है। चलिए, स्पेशलाइज्ड बैंक बालको, स्पेशलाइज्ड बैंक जिसको गवर्नमेंट बालको किसी स्पेशल पर्पस के लिए खोलती है गाइस, ठीक है जी। ओके, स्पेशलाइज्ड बैंक बालको जिसको गवर्नमेंट किसी स्पेशल पर्पस के लिए खोलती है गाइस, जी सर। तो स्पेशलाइज्ड बैंक की हम लोग बात कर रहे थे। देखो यार, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई बैंक जो है रिकमेंड करे, ओपन करे, तो उसे क्या बोलते हैं सर, स्पेशलाइज्ड बैंक। थोड़ा पढ़ के देखते हैं सर। स्पेशलाइज्ड बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर पहली चीज, सारे बैंक जो होंगे सर जी वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, क्योंकि ये फाइनेंस में डील करते हैं। that provides special finance services or serves certain customer group, unlike universal banks which provide a diverse variety of financial services. Specialized banks focus on certain field or set of operation, ठीक है जी। ओके, तो बेसिकली बात ये सबको अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड और डिसाइडेड इनका नेचर होता है, और ये उन्हीं लोगों को सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, तो एग्जांपल देख लीजिए बालको, नाबार्ड हो गया, एक्सिम हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक के जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है जी। ओके, चलिए अब आते हैं बालको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के टाइप्स की बात कर लेते हैं गाइस। बैंक अकाउंट के टाइप्स की, सर बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो यार देखो, टोटल 5 तरह के बैंक अकाउंट देखने को मिलेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, रिकरिंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट गाइस, ठीक है जी। इनके बारे में गाइस मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता रहता हूं, समझते रहिएगा। अच्छा सर, पहले तो मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, फिर थोड़ा इसका रीड कर लेंगे, है ना, चलेगा ना? तो पहले थोड़ा सा बात मैं अपना बताता हूं, फिर आप थोड़ा सा हम लोग इसको रीड कर लेंगे। चलिए, तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट? देखो सेविंग अकाउंट क्या होता है बालको, देखिए सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है अब जो ओपन बाय द हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड ओपन करते हैं किस लिए? अपनी डिपॉजिट्स, अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करने के लिए। the money they are having after all expenses, they want to deposit that money somewhere and it is called saving। तो वो जो अमाउंट सेव करते हैं जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को बाल को सेविंग अकाउंट का नाम पड़ा, ठीक है जी। बिकॉज पीपल सेव देयर मनी इन दैट अकाउंट। ओके, तो लोग बाल को जो है सेविंग करते हैं उस अकाउंट के अंदर, इसीलिए बाल को उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। So a saving account is a type of deposit account provided by banks and other financial institution that allows customer to deposit money, receive interest and withdrawal money as needed. Saving accounts are regarded as a secure and a liquid option for individuals to save and develop their money while maintaining easy access to their finances guys, ठीक है जी। Okay, तो basically अब 4-5 बातें जो है हम पकड़नी है सर इसके अंदर, रीड तो कर लिया, अब मेरा वाला सुन लो। आपको मेरे वाला समझ में आएगा इस। चलिए, तो सेविंग अकाउंट सर ओपन बाय हाउसहोल्ड, पहली चीज ओपन बाय हाउसहोल्ड। सर दूसरा सर जी डिपॉजिट देयर सेविंग्स, इट इज ओपन टू डिपॉजिट द सेविंग्स, ठीक है जी। ओपन टू डिपॉजिट द सेविंग्स गाइस, ठीक है जी। तो इसे किस लिए ओपन करते हैं बाल को? इसको ओपन करते हैं सेविंग्स को डिपॉजिट करने के लिए गाइस, ठीक है जी। सो इट इज ओपन टू डिपॉजिट द सेविंग्स गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन। तो क्या रहा सर? इट इज ओपन टू डिपॉजिट द सेविंग्स, सेविंग्स को डिपॉजिट करने के लिए का जिसको ओपन किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सर जो उस पे इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लोअर होता है, ठीक है जी। ओके सर, तो इंटरेस्ट रेट इज लेस देन, इंटरेस्ट रेट is less than the interest rate is less than the fixed deposit account, fixed deposit account, ठीक है जी। चलो सर, उसके बाद और सर जी देखो, अगर आपको अपने पैसे को विड्रॉ करना है तो यू कैन यूज द चेक एंड डेबिट कार्ड, ठीक है जी। तो जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है, जो डेबिट कार्ड मिलता है वाल को, आप उसको इस्तेमाल करके अपनी सेविंग्स जो डिपॉजिट करी आपने, यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। लेकिन बाल को एक जो खास बात है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की, वो क्या है सर? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की बाल को एक खास बात है क्या, कि सर पीपल हैव एन ऑप्शन टू डिपॉजिट द टू विड्रॉ द अमाउंट अप टू अ लिमिट। मतलब सर
कि आप बहुत सारे पैसे और बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते इन द सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का इस वहां पर क्या होता है, देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एज वेल एज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर गाइस क्या होता है जी, यहां पर सर जी एक रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अकाउंट एंड अमाउंट ऑफ अकाउंट गाइस। ठीक है जी, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ transactions as well as amount of transaction। ठीक है, डन है। चलिए जी गाइस आगे बढ़ते हैं सर, करंट अकाउंट पे आते हैं। सर करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? सर करंट अकाउंट इज ओपन्ड बाय द करंट अकाउंट इज ओपन्ड बाय द सर जी बिजनेसमैन। तो बेसिकली जो सेविंग अकाउंट था ओपन्ड बाय हाउस होल्ड था। ठीक है जी, और जो करंट अकाउंट है इट इज ओपन्ड बाय द बिजनेसमैन। तो याद रखिएगा बाबू, करंट अकाउंट इज ओपन्ड बाय द बिजनेसमैन। सर दूसरी बात, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द करंट अकाउंट। इवन द बैंक चार्जेस सम काइंड ऑफ फीस एंड पेनल्टी। तो फीस और पेनल्टी भी जो है, अदर चार्जेस जो है बैंक चार्ज कर लेता है। ठीक है सर, फैसिलिटी क्या मिलती है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है गाइस। ठीक है जी, डन है बालको? क्लियर है बालको? क्लियर है? डन है? डन है? क्लियर है क्या गाइस? जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है, ओके। तो करंट अकाउंट ओपन बाय द बिजनेस, तो ये लिखा बिजनेसमैन ओपन करंट अकाउंट, नो इंटरेस्ट इज पेड। बाल को ये भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। इस अकाउंट पे बाल को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। ठीक है जी, सो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। ध्यान रखिएगा बाल को, क्या बोला मैंने? नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। कोई भी कैसा भी बाल को यहां पर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। ठीक रहेगा? क्लियर रहेगा? हाँ जी, ठीक रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, उसके बाद सर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं यहां पर ये भी लिखता हूं बाल को, क्या? नो रेस्ट्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस as well as, है ना, on amount of transaction, amount of transaction। तो सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे गाइस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एज वेल एज ऑन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन गाइस। ठीक है जी, चलिए और बताइए सर करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट वालों को एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मिलती है सर। वो क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब सर कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं तो हम आपको 1,10,000 1,20,000 तक विड्रॉ करने का ऑप्शन देते हैं। एंड दिस फैसिलिटी इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बालको देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस अकाउंट अलाउज ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट्स। तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट लिमिट भी प्रोवाइड होती है। ठीक है जी, ओके जी, क्लियर है? तो ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है। ओपन बाय द बिजनेसमैन, करंट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज ओपन बाय द बिजनेसमैन। ठीक है जी, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस काइंड ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एज वेल एज ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, और उसके बाद गाइस दिस टाइप ऑफ अकाउंट प्रोवाइड द फैसिलिटीज लाइक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बाल को रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बाल को मैं हमेशा एक लाइन लिखता हूं, वो लाइन सुन लीजिए प्लीज। सर रीअकरिंग, रीअकरिंग, तो एक ही चीज जब बार बार हो उसे बोलते हैं रिकरिंग। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? बल्कि एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, हर 15 दिन पे एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं। मतलब कि इन दिस अकाउंट वी डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट
ऑन अ फिक्स्ड इंटरवल, ऑन अ रेगुलर इंटरवल। तो एक रेगुलर इंटरवल पे, एक फिक्स्ड इंटरवल पे एक फिक्स्ड अमाउंट जमा किया जाएगा, तो जिस अकाउंट में किया जाएगा उस अकाउंट को बाल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और उसका एक ही नाम है, सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बाल को, इंटरेस्ट रेट हायर देन सेविंग, लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ओके, चलिए जी। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच वी डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट, deposits a fixed amount on a regular interval, on a regular interval, ठीक है जी। तो ये डिपॉजिट करना, क्या डिपॉजिट करना बाल को, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना। कैसे डिपॉजिट करना बाल को, एक रेगुलर इंटरवल पे डिपॉजिट करना गाइस, ठीक है जी। क्लियर है जी, डन है जी। ठीक, चलो सर। तो डिपॉजिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ रेगुलर इंटरवल, सर 1000 रुपए हर 15 दिन पे, 1000 रुपए हर तीसरे महीने, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इज हायर देन, इंटरेस्ट रेट इज हायर देन saving account and lower than fixed deposit account, lower than fixed deposit account, ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस, प्लीज बताइए फटाफट जल्दी से, डन 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 डन। चलिए सर, क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाल को फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है बाल को, देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, अभी हमने देखा था ना, फिक्स्ड अमाउंट ऑन रेगुलर इंटरवल। यहां पर क्या होगा सर, फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सर हमने क्या किया, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया, दैट अकाउंट इज नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट गाइस, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है बाल को, हाईएस्ट, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट होता है बाल को वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। सो द इंटरेस्ट रेट इज हाईएस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ अकाउंट बाल को, ठीक है जी। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट, ठीक है, इन विच वी डिपॉजिट a fixed amount for a fixed time period, for a fixed time period। तो फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड गाइस, उसको क्या बोलते हैं बल्कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। चलिए सर, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इज हायर बाल को, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज हाईएस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। तो सर इस तरह के अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट इज हाईएस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ अकाउंट बाल को, इस तरह के अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है बाल को, हाईएस्ट होता है। द इंटरेस्ट रेट इज हाईएस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ अकाउंट गाइस, ठीक है जी। ओके, डन है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और बाल को जो हमें जाननी चाहिए, यू कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी। सर मैच्योरिटी से पहले आप उस, जैसे मान लो मैंने 5 साल का जो है एफडी कराया, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया, तो 5 साल पूरे होने से पहले मैं उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता, एंड इफ आई विल डू सो तो थोड़ी बहुत पेनल्टी कटेगी गाइस उसके ऊपर, ठीक है। सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉइंग द अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी। if a person do so, then there will be a penalty or some other charges guys, ठीक है। तो पेनल्टी और कुछ चार्जेस कटते हैं गाइस, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं एक बार, इसमें लिखा भी होगा गाइस। और एक चीज और,
हाइयर द ड्यूरेशन हाइयर विल बी द इंटरेस्ट रेट गाइस। जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आप ये फिक्स डिपॉजिट कराओगे उतना ही ज्यादा वाल्को आपको क्या मिलेगा, जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वाल्को आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराओगे उतने ही ज्यादा टाइम आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा वाल्को। ठीक है, डन। चलिए, सो अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट ऑफर्ड बाय banks and financial institution where the account holder deposit a lump sum of money for a fixed period which can range from few months to several years. During the term of deposit the money earns a fixed rate of interest which is higher than the interest offered on a regular saving account guys। ठीक है जी, ओके। और ये वाली बात लिख देता हूं बाल को, we cannot withdraw the money before maturity, ठीक है जी, है ना। एंड if anyone do so then the bank charge cannot withdraw the money before maturity if anyone do so then the bank charge some amount as penalty ठीक है जी, डन है जी। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट सर, लास्ट वन इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। और एक बात समझने वाली है सर, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है जी, तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है गाइस? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट का और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का। ठीक है, तो बालको मैं यहां पर लिख देता हूं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है जी, अच्छा सर इस अकाउंट में होता क्या है? तो देखो सर, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर देते हैं। ठीक है जी, और जैसे मान लीजिए मेरा एक सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट के अंदर जो है 80,000 रुपए पड़े हुए हैं, 80,000। मेरे कहानी सुनना, कहानी, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, मेरे सेविंग अकाउंट में 80,000 रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है जी, और हमारी लिमिट क्या है गाइस? ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, ऑटोमेटिक डिडक्शन लिमिट है 1 लाख रुपए। अब मैंने अनुराग, अब तेरा आप जो है, आप है रोहित, और रोहित के अकाउंट में 80,000 रुपए पड़े थे, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रखा है उसने, और उसके सेविंग अकाउंट में 80,000 रुपए पड़े थे और लिमिट क्या थी गाइस? 1 लाख रुपए की। मैंने उसको 50,000 का चेक काट के दिया, तो 80,000 पड़े थे, 50,000 जुड़ गए, तो कितने हो गए सर? उसके पास 1,30,000 रुपए हो गए इसके सेविंग अकाउंट में। लेकिन हमें तो पता है जैसे ही 1 लाख की लिमिट हिट होगी वो 1 लाख कट जाएंगे और वो उसके एफडी अकाउंट में चले जाएंगे, उसके सेविंग अकाउंट में सिर्फ 30,000 ही बचेंगे। ठीक है, ओके। तो ये था बालको, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट की एक लिमिट हिट होती है तो ऑटोमेटिक पैसा जो है वो आपके एफडी अकाउंट में चला जाता है। डन डन डन। चलिए सर, अब सर 1 लाख रुपए एफडी में चला गया, कल को रोहित को मुझे 50,000 का चेक देना है तो क्या होगा सर? उसका तो अकाउंट बाउंस हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि उसके सेविंग अकाउंट में सिर्फ 30,000 पड़े हुए हैं। नहीं सर, उसका चेक बाउंस ही तो नहीं होगा। अगर उसने मुझे 50,000 का चेक काट के दिया, सेविंग में 30,000 पड़े हैं तो 20,000 एफडी में भी तो पड़े हैं, वहां से 20,000 कट के यहां जुड़ जाएंगे और क्या होगा सर? और क्या होगा सर? मेरा चेक जो है वो डिसऑनर की बजाय ऑनर हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का वाल को यही फायदा होता है। ठीक है जी, और किसके दो बेनिफिट्स होते हैं गाइस? पहला, अब भैया सेविंग अकाउंट में पैसे थे 1,30,000, वहां होते तो 1,30,000 पे सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट मिलता, लेकिन जैसे वो 1 लाख से ऊपर लिमिट गई, उसने 1 लाख एफडी में डाल दिया, 30,000 एफडी और सेविंग में रख लिया, तो 1 लाख पे एफडी वाला इंटरेस्ट मिल रहा है और 30,000 पे सेविंग वाला इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो मतलब सर अर्निंग हायर इंटरेस्ट रेट, अर्निंग
हायर इंटरेस्ट रेट सर, हायर इंटरेस्ट रेट अर्न करने का मौका मिलेगा सर यहां पर, ठीक है जी। दूसरा सर अर्निंग हायर इंटरेस्ट रेट, दूसरा सर जी नो चांसेस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक। तो चेक के डिसऑनर होने के बाद को चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं। डन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये थे बाल को हमारे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। चलिए अब आते हैं कुछ प्राइमरी सर्विसेज जो हमने देखी थी पहले भी, एक बार दोबारा से बाल को रिकॉल कर लेते हैं। प्राइमरी सर्विस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, लोन देंगे, ठीक है जी। फैसिलिटी ऑफ कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी होता है इसकी, आप लोग जो है उधार कैश लेके चले जाते हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी देता है बैंक। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना, ये तो अपने अकाउंट से पढ़ा ही होगा, है ना, कि आपके पास कुछ बिल्स रिसीवेबल्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, आप चाहें तो मैच्योरिटी होने से पहले आप जाके उसे बैंक में डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो मैं बैंक में गया, मैंने बैंक को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, बैंक ने थोड़ा बहुत पैसा काट के मुझे पैसा दे दिया, तो व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना, ये भी क्या है, ये भी मेरा एक सेकेंडरी सर्विस है बैंक का, ठीक है। ट्रांसफरिंग फंड, भाई फंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करना भी एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। परचेजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को खरीदने बेचने में भी ये हेल्प करते हैं। अदर सर्विसेज भी होती है कुछ, ठीक है। अब आते हैं ई बैंकिंग पे, किस पे बाल को? ई बैंकिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग गाइस? जल्दी बताइए प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग? देखो यार, ई बैंकिंग मींस डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली। ई का मतलब क्या है यहां पर? ई का मतलब बाल को इलेक्ट्रॉनिकली है। ई का मतलब क्या है गाइस? इलेक्ट्रॉनिकली है। ई मींस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी। सो सर डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, क्या बोला मैंने सर? डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज ई बिजनेस बाल को, ई बैंकिंग सॉरी, ठीक है। डूइंग बैंकिंग कर लो, ई बिजनेस चैप्टर 4 ही है। अगला चैप्टर ये वाल को, अगले चैप्टर की डेफिनेशन अभी कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर की वीडियो वाल को मैंने बता दिया पहले ही कि ई बिजनेस क्या होता है सर? डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। ई बैंकिंग क्या होगा? डूइंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली। बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर, टर्मिनल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके करते हो तो उसे क्या बोलते हैं बालको? उसे बोलते हैं ई बैंकिंग। क्या बोलते हैं गाइस? ई बैंकिंग, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एनी वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस एंड अवेलिंग एनी ऑफ द बैंक सर्विस बाय कनेक्टिंग टू द बैंक्स वेबसाइट विया एन इंटरनेट ब्राउजर इज कॉल्ड ई बैंकिंग। बालको मैं थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन आपको देता हूं, ठीक है। सो ई बैंकिंग मींस, ई बैंकिंग means doing banking transactions electronically with the help of तो ई बैंकिंग मीन्स डूइंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर टर्मिनल, ठीक है जी। डन है भैया? डन है मेरे भाई? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। अब सर ई बैंकिंग घर बैठे बैठे सर सारे काम हो जाते हैं, तो आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है जी। ओके, तो सर ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ सर? ई बैंकिंग का बेनिफिट्स क्या क्या हुए सर? तो बेनिफिट क्या है सर? पहला 24/7/365 डेज अवेलेबल है सर, ठीक है जी। तो ई बैंकिंग जो है बाल को 24/7/365 डेज अवेलेबल है ना। चलिए, कस्टमर्स कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस, तो फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है जी। कन्वीनियंट हो गया बाल, कन्वीनियंट क्यों हो गया? क्योंकि यू कैन डू ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी बाल को अपनी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। तो कस्टमर्स कैन डू ट्रांजेक्शंस फ्रॉम एनीवेयर, कस्टमर्स
कैन परफॉर्म ट्रांजेक्शंस फ्रॉम एनीवेयर, कस्टमर्स जो है गाइस कहीं से भी ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं गाइस, ठीक है, डन है। चलिए, there is greater customer satisfaction through e-banking as it offers unlimited access and great security as they can avoid traveling with cash। तो सर क्या है जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा हो जाता है और सेफ्टी भी ज्यादा हो जाती है। सर सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन ज्यादा क्यों होगा, अब कैश लेके घूमेंगे तो सर चोरी का भी डर होता है, सेफ्टी के पर्पज से भी देखना पड़ता है सर, ठीक है जी। और साथ साथ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है कि हर जगह कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके, आजकल तो एम बैंकिंग चलता है मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, यूपीआई चलता है, तो हम उसका इस्तेमाल करके बाल को अपनी सारी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, डन है क्या, ठीक है सर। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ई बैंकिंग लोवर्स द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये तो मैंने बता ही दिया गाइस, जस्ट बताया कि सर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, नो नीड ऑफ टाइम एफर्ट्स और मनी, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ना कोई एक्स्ट्रा मनी लगाने की जरूरत, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो ई बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, भैया ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लोअर कर देता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर, लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग, ये ई बैंकिंग के बेनिफिट्स मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, तो सर लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। तो सर जी क्या होता है कि जो ब्रांचेस पे लोड है, अब देखो ना कि पहले कितने लोग जाके लाइनों में लग के जो है पैसे निकालते थे, विड्रॉ करते थे, अब वो नहीं करते सर, बैठे बैठे ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शंस पेमेंट हो जाती है, तो कैश की जरूरत ही नहीं है, तो लोड ऑन ब्रांचेस जो है गाइस वो भी कम हो चुका है, ठीक है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कंपटीटिव एडवांटेज, बालको तो कंपटीटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है इस बैंक को, है ना, इट प्रोवाइड्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू बैंक, ठीक है, कि भैया आप जो है जाके बेसिकली अगर आपकी ई बैंकिंग सर्विसेज अच्छी हैं और किसी और की ई बैंकिंग सर्विसेज खराब हैं, तो मोर कस्टमर्स विल ज्वाइन योर बैंक रेदर देन दिस बैंक, ठीक है। तो अगर आपकी बैंक की ई बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी हैं तो कस्टमर्स आपके बैंक के अंदर ज्यादा अकाउंट खुलवाएंगे रेदर देन किसी और बैंक, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस भी है, व्हिच ऑफ दीज इज अ बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम ई बैंकिंग, ई बैंकिंग से बाल को कौन कौन से बेनिफिट निकल के आते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं गाइस। तो फैसिलिटेटिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर एनी टाइम दे वांट, it inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction, या all of these guys, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। सर चलिए जी, तो सर जी क्या आएगा सर, ऑल ऑफ दीज, सर जी ऑल ऑफ दीज जो है यही आंसर बाल को आपका आना है। चलिए, तो यूजेस ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग के बाल को कुछ यूजेस हैं, पहला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सर ई बैंकिंग का इस्तेमाल कहां होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए होता है, मतलब जैसे मान लो सर मैं दिल्ली में हूं, मुझे किसी और बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालने, किसी और स्टेट में भी डालने हैं, ठीक है जी, तो ई बैंकिंग कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं,
तो आप सबके अकाउंट में पैसे डालने के लिए ई बैंकिंग का इस्तेमाल होता है गाइस, ठीक है जी। ओके, तो अंडर इट अ बैंक ट्रांसफर वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी गाइस, ठीक है जी। ओके, चलिए और भी बिल्कुल इसके एग्जांपल्स हैं, ईएफटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स, तो ये सब गाइस जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर गाइस आते हैं। चलो नेक्स्ट वन बाल को ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। एटीएम बाल को पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, आपको इसमें एक कार्ड मिलता है, ठीक है जी, एंड इट इज 24 आवर्स अवेलेबल गाइस, ये 24 घंटे आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है जी। यू कैन विड्रॉ द मनी अप टू अ लिमिट, ठीक है जी, बाय एंटरिंग योर पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए जी, डेबिट कार्ड बाल को, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड इज अ कार्ड इशूड बाय द बैंक इन विच यू आर कैरिंग योर बैलेंस विच इज अवेलेबल इन योर अकाउंट। तो उस डेबिट कार्ड के अंदर बाल को वो बैलेंस होता है जो आपके अकाउंट में अवेलेबल है, ठीक है जी। देयर इज नथिंग, कैसे बोल सकते हैं उसको, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो आपका माइनस में हो बैलेंस, या नथिंग लोन काइंड ऑफ, ठीक है, तो कुछ भी लोन टाइप ऑफ नहीं है गाइस, ये टोटली वो अमाउंट इसके अंदर अवेलेबल होता है जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। डन, क्लियर, चलिए चलिए सर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन, क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेम ही है, बस दोनों में फर्क क्या है गाइस, इसके अंदर नेगेटिव बैलेंस अवेलेबल होता है, मतलब इफ यू आर विड्रॉइंग एनी अमाउंट यू हैव टू पे इट बैक, ठीक है, विद इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गाइस उसके ऊपर, ठीक है। तो अब बैंक इशू अ क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर्स हु एंजॉय गुड रेपुटेशन, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है गाइस। दिस इज शॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये एक तरह से बाल को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, ठीक है। ओके, चलिए जी, टेली बैंकिंग बाल को, टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग क्या होती है? जब बैंक के अंदर फोन करते हैं, वहां से अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन जब प्राप्त करते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं, बैंक का बैलेंस जान सकते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, तो वो होता है गाइस टेली बैंकिंग। उसके बाद कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन गाइस, तो सीबीएस और सीबीएस गाइस, ठीक है, सीबीएस दोनों सीबीएस ही है। चलो, in this system customer by opening a bank account in one branch can operate a same account in all CBS branches of the same bank anywhere across the country guys, ठीक है जी। तो देखो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसी फैसिलिटी है गाइस जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर आप एक ब्रांच में कहीं पर अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं, तो आप सीबीएस के किसी भी ब्रांच में जाके पूरे इंडिया में आप वो सेम फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे, एनईएफटी बाल को, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सर सिंपल सुन लीजिए सर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर क्या होता है गाइस, आपका पैसा जो है वो, उसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, मतलब आपको फंड ट्रांसफर करना है, पैसा ट्रांसफर करना है, लेकिन पैसा ट्रांसफर करने के बाद कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस, पैसा तुरंत जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, एनईएफटी के अंदर आपको पैसा तुरंत नहीं जाता, ठीक है जी। ओके, नेट सेटलमेंट के बाद ही पैसा जाता है गाइस, एक दिन में 6 बार, एक दिन बाल को 6 टाइम्स अ डे, देखो ये लिखा हुआ है, पैसा जो है 6 टाइम अ डे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 4 बजे बाल को जो है सेटलमेंट होता है। सैटरडे के अंदर बाल को, सैटरडे में 9:30 बजे, 10:30 बजे और 12 बजे बाल को ये एनईएफटी जो है परफॉर्म किया जाता है। तो एनईएफटी बाल को, जिसमें आपका जो पैसा है वो तुरंत ना जाकर कुछ थोड़े टाइम बाद जाएगा, 6 बार जाएगा एक दिन के अंदर, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी। और देयर इज नो मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफर द फ्रॉम फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है। आरटीजीएस की बाल को मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख। आरटीजीएस करना है बाल को रियल टाइम, देखो नाम से पता लग रहा है बाल को, रियल टाइम, हैंड टू हैंड, तुरंत पैसा जो है बाल को उस अकाउंट में जाएगा। तो आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, पैसा जो है तुरंत आपके अकाउंट में से कट कर उस सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है जी। ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा है यहां पर कि बैंक आपस में बाद में हिसाब कर लेंगे, पहले आपका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मिनिमम लिमिट गाइस 2 लाख रुपीस, ठीक है। ओके, ठीक है, और इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। नेक्स्ट वन, ओके, इंश्योरेंस की बात करते हैं गाइस। अब तो यहां पे बाल को हमारा बैंकिंग वाला पोर्शन खत्म होता है, लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या होता है बाल को, देखिए, इंश्योरेंस इज दैट फैसिलिटी
इंश्योरेंस इज दैट बिजनेस सर्विस विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क, है ना जी। तो बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है, बिजनेस करने के दौरान जो रिस्क होता है, उस रिस्क को कम करने के लिए जिस फैसिलिटी का, जिस सर्विस का हम यूज करते हैं बालको, उस सर्विस को बोलते हैं इंश्योरेंस। तो बेसिकली बालको इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस किसके बीच में सर? एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है बालको इंश्योरी, इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। डन बालको। तो इंश्योरेंस क्या है बालको? इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है। व्हाट इज इंश्योरेंस बालको? इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट। व्हाट इज इंश्योरेंस गाइस? इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बालको? इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एग्रीमेंट होगा, और इंश्योरर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ द इंश्योर्ड विल सफर एनी लॉस और डैमेज, द इंश्योरर विल पे द कंपनसेशन, ठीक है। मतलब सर इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर, ये इंश्योरेंस कंपनी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि अगर इंश्योर्ड को कोई भी लॉस या डैमेज होता है तो हम उसको मुआवजा पे करेंगे, ठीक है जी। डन। अच्छा, इंश्योर्ड अगर किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसे बाल को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। जिस भी चीज का बाल को इंश्योरेंस करवाते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। इंश्योरेंस के अंदर जो रेगुलर अमाउंट पे होता है, रेगुलरली जो अमाउंट पे करना पड़ता है, उस अमाउंट को बाल को क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है गाइस, ठीक है जी। डन बाल को, क्लियर है? चलो अब आते हैं बाल को प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स है गाइस, तो एक बार प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो टोटल बाल को देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ये रहा, सब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, चौथा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, पांचवा प्रिंसिपल ऑफ सबोगेशन, छठवां प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, सातवां प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस गाइस, ठीक है। तो बाल को ये टोटल 7 प्रिंसिपल्स गाइस हम लोगों को पढ़ने हैं, ओके, ठीक है बाल को। चलिए जी, तो अब हमें क्या करना है गाइस, एक एक करके इन सारे के सारे, ठीक है जी, इन सारे के सारे बाल को प्रिंसिपल्स को बड़े तसल्ली से, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, ठीक है जी। चलो, तो पहला है बाल को प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है गाइस? तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कहता है बाल को कि यार दोनों पार्टी को ना, बोथ द पार्टीज शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट फैक्ट विद ईच अदर। तो जितने भी मटेरियल एंड जितने भी रेलेवेंट फैक्ट हैं वो हमें एक दूसरे के साथ डिस्क्लोज कर देने चाहिए, ठीक है जी। और अगर नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, बाद में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट टेक एन एग्जांपल कि रोहित एक इंसान है और रोहित को हार्ट अटैक मतलब हार्ट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और उसने इंश्योरेंस करवाते टाइम इस हार्ट की प्रॉब्लम का जिक्र इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं किया। बाद में वो हार्ट अटैक से मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैसे देने से मना कर दिए। क्यों कर दिए सर? he will not get the compensation. Why? because सर उसने ऑल मटेरियल फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं किए। दैट्स द मेन इशू गाइस, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, whenever you are taking the insurance policy you must disclose all material and relevant fact with each other। आपको सारे मटेरियल और सारे रेलेवेंट फैक्ट जो हैं एक दूसरे के साथ बात को डिस्क्लोज करने चाहिए। डन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए देखो यहाँ पे लिखा भी है सेम बात को एग्जांपल, सेम एग्जांपल कि रमेश took a life insurance policy, ठीक है जी, from LIC, however while taking the policy he did not disclose about his heart disease, later on he died because of heart attack, now LIC is not liable to pay the compensation as a material fact was hidden by Ramesh, ठीक है जी। डन। चलिए तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है बाल को किस पे बेस्ड है?
सर जी म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है गाइस, बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। ठीक है जी, इट इज द कंडीशन ऑफ वेरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर गाइस। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर वाल को? तो सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया, ठीक है, कि हम एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, कुछ छुपाना नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बाल को। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब सर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं कि आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है जी, लीगल इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सर क्या मैं ताजमहल का इंश्योरेंस करवा सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं नहीं करवा सकता। सर जी क्या मैं अंबानी जी के एंटीला का इंश्योरेंस करवा सकता हूं क्या? सर नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि दैट सब्जेक्ट मैटर डज नॉट बिलोंग्स टू मी। वो सब्जेक्ट मैटर जो है मेरे से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, लीगल इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए गाइस। ठीक है जी, तभी आप उसका इंश्योरेंस करवा पाएंगे। ओके, अब जैसे स्कूल के जो ट्रस्टी होते हैं वाल को, स्कूल के ट्रस्टी का कोई ना कोई जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है स्कूल के अंदर, इसीलिए स्कूल के ट्रस्टीज स्कूल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो यहां पर सेम बात लिखी हुई है गाइस, सेम टू सेम बात लिखी हुई, सेम टू सेम। क्या है सर जी? अ ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी गाइस। उनका क्या है गाइस? उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है गाइस। ठीक है जी, उसके अंदर क्या होता है बाल को? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। डन, क्लियर, एक नंबर। आगे बढ़े, चलिए जी सर। देखो ये ना, इट मीन सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। भैया पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के अंदर गाइस। ठीक है जी, ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं सर। The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Life or property insured, the insured will have to incur loss due to his damage and insured will be benefit if full security is being protected. ठीक है जी, ओके। अब सर बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस किस में हो सकता है? सर उसकी वाइफ, उसकी लाइफ, उसकी चिल्ड्रन, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो है गाइस उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है गाइस। ठीक है, ओके चलो। अब आते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि भैया लॉस को कैलकुलेट करो, जो लॉस हुआ है उस लॉस को कैलकुलेट करिए और फिर उस लॉस के अकॉर्डिंग कंपेंसेट करिए। ठीक है जी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वी शुड कैलकुलेट एंड कंपेंसेट द एक्चुअल लॉस। तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है बाल को उसको कैलकुलेट करना है कितने का हुआ है और उससे कंपेंसेट करना है। लेट टेक एन एग्जांपल। सर आपने अपने घर का 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस, आग लगी, आधी प्रॉपर्टी जली, 5 लाख की जल गई। इंश्योरेंस कंपनी के पास गए आप, आपने बोला कि भैया मुझे 10 लाख पूरे चाहिए। क्यों? मेरे को भाई इंश्योरेंस कराया था, आग लगनी थी, लग गई। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, कैलकुलेट किया तो चेक किया क्या? आग सिर्फ आधी लगी थी। ठीक है जी, तो लॉस तो आधा ही हुआ ना। भले ही आपने इंश्योरेंस तो 50 करोड़ का करवा लो, भाई जितने का लॉस होगा उतने ही तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो बस यही प्रिंसिपल कहता है कि भैया जितने का लॉस होगा सिर्फ उतना ही मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो पढ़ के देखते हैं सर। इफ अ पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज हाउस अगेंस्ट फायर फॉर 1,50,000 and he suffers the loss of 1 lakh, then the insurer will pay him 1 lakh, not the policy amount 1.5 lakh. ठीक है जी, डन, क्लियर। चलिए जी, अच्छा बाल को एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है ना वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? Sir, why principle of insurance is not applicable in case of life insurance? बताइए प्लीज जल्दी से। Why principle of insurance is not applicable in case of life insurance? सब principle of insurance जो है वो क्यों applicable नहीं है life insurance के केस में? सर जी क्योंकि आप लाइफ की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते।
अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो अपनी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट अमाउंट। सर आप उस अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो कंपनसेट कैसे करेंगे? ठीक है जी, ओके। तो बस हम लोग कंपनसेट नहीं करते, एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, एक डिसाइडेड अमाउंट का पे करते हैं गाइस, ठीक है जी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वी हैव टू कैलकुलेट एंड कंपनसेट द लॉस, कंपनसेट द एक्चुअल लॉस, ठीक है जी। बट दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सर लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता सर जी? हाँ जी सर, दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, डन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। सर जी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब बल्कि इसका एक नाम और भी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज? सर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए प्लीज गाइस फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज? जल्दी जल्दी। तो देखो यार, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज सुनिएगा प्लीज बड़े ध्यान से। सर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है कि मेरे भाई जो इंश्योर्ड कॉज है ना, अगर उसकी वजह से लॉस होगा तो विल पे द कंपनसेशन। उसके अलावा अगर एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड लॉस मैच नहीं कर रहे हैं तो वी विल नॉट पे द कंपनसेशन। लेट टेक एन एग्जांपल कि सर हमने क्या कराया, हमने एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जो क्या कहती है कि समुद्र के बीच में पानी के जहाज पर जो माल रखा हुआ है अगर वो डूबता है, डूबने की वजह से खराब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। ठीक है सर, ये लिखा होता है। अब सर इंश्योरेंस कराया है, मरीन इंश्योरेंस कराया, समुद्र के बीच में पानी के जहाज पर जो माल रखा हुआ था उसे चूहों ने कुतर कुतर के खराब कर दिया। जब अमेरिका माल पहुंचा, ठीक है, तो वहां देख रहे हैं भैया ये तो सारा खराब हो गया। तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन किया कि भाई साहब आके इंस्पेक्शन करो। इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, इंस्पेक्शन करते हैं तो देखते हैं यार दीज गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय रैट्स, नॉट बाय वाटर। So they denied to pay the compensation. Why? Because the goods were not destroyed by the insured cause. ठीक है जी, the actual cause was something else. तो हमको हमेशा बाल को इंश्योर्ड कॉज की वजह से ही पैसे मिलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं बाल को कि आपने क्या किया, सर आपने इस रूम के अंदर ना एक इंश्योरेंस करवाया इस रूम का। इस रूम में गाइस आपके प्लास्टिक के टॉयज वगैरह रखे थे, तो आपने फायर इंश्योरेंस का जो है फायर इंश्योरेंस ले लिया। कल को मान लो आग वाग लग जाए, खिलौने विलौने खराब हो जाए तो आपको पैसा मिल जाए। लेकिन बाल को आग लगी तो बगल वाले कमरे में लगी, उसकी हीट की वजह से ये वाले खिलौने पिघल गए। अब मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। That's why the party will not get the compensation guys। ठीक है जी, ओके। तो मैंने क्या बोला, कंपनसेशन सिर्फ इंश्योर्ड कॉज की वजह से होने वाले लॉस के लिए मिलता है। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, पढ़ के देखते हैं। बाल को सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम। जल्दी जल्दी पढ़ना, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ना। So Rohit took a marine policy to protect his goods from perils of sea. On the way, the goods were spoiled by rats. In such a case, no compensation will be given as loss caused due to rats is not remote cause and not the proximate cause, guys. ठीक है जी, is the remote cause not a proximate cause, guys. ठीक है जी, done। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the insurance company will compensate for the loss incurred by the insured due to reasons mentioned in the insurance policy, guys। तो जो रीजन इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन्ड है उन्हीं रीजंस की वजह से अगर लॉस होगा तो आपको मुआवजा मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द कंपनसेशन, गाइस। ठीक है जी, अदरवाइज आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा बाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पे आते हैं सर। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। एवरीवन
द नेक्स्ट वन इज बालको प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है गाइस, प्लीज बताइए। सर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है गाइस, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है बालको, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सुनना पड़े ध्यान से प्लीज। सब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है कि अगर आपके गुड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एंड यू गेट द कंपनसेशन फॉर दीज गुड्स। मान लो आपने सर कार का इंश्योरेंस कराया, कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको मुआवजा मिल गया। अब सर है ना वो सारी जल गई, कार जल गई थी, जलने के बाद जो लोहा बचा हुआ है सर, गाड़ी का लोहा, वो किसका है? आपको आपका मुआवजा मिल चुका है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपकी नई गाड़ी की वैल्यू जो भी बनती है उस टाइम पे यू गेट द कंपनसेशन, ठीक है जी। एंड सो दैट स्क्रैप्ड कार, जो बेकार कार है, वो किसकी है? वो इंश्योरेंस कंपनी की है, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है आफ्टर गेटिंग द कंपनसेशन ऑल द राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो सर आपने कार का इंश्योरेंस कराया, कार चोरी हो गई, आपको मुआवजा मिल गया, 3 महीने बाद पुलिस वालों ने गाड़ी ढूंढ निकाली, तो अब वो गाड़ी किसकी होगी? सर ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी की होगी, ठीक है जी। ओके, बिकॉज यू हैव गॉटन योर कंपनसेशन गाइस, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जांपल बालको, सेम एग्जांपल, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। Done? Clear, sir? So, if an insured car has been stolen, then the insurance will compensate the loss as the car was recovered by the insurance. However, if the car is recovered later, then the insurer will have all the rights of that car. This is because the insured should not be allowed to make any profit by selling the lost car being recovered. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर हिज प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ any of his property, then all rights related to that property automatically get transferred to the insurance company. ठीक है जी, डन है जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पे। सर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि आपने एक ही प्रॉपर्टी का अगर 4 जगह से इंश्योरेंस करवा रखा है तो तेज बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर आपने बाल को एक ही प्रॉपर्टी दिखाकर 4 अलग अलग जगह से इंश्योरेंस ले रखा है तो तेज बनने की जरूरत नहीं गाइस, आपको चारों जगह से मिलके पैसा मिलेगा, चारों जगह से अलग अलग पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए सर मैंने जो है ना, मैंने अपने घर का, मैंने सर जी अपने, सर मैंने क्या किया सर, मैंने अपने घर का एक इंश्योरेंस करवाया सर, ठीक है जी। ओके सर जी, मैंने अपने घर का एक इंश्योरेंस करवाया। अभी मान लो मेरा घर है, ठीक है, डोंट जज माय ड्राइंग प्लीज राइट नाउ, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे हूं। हाँ तो सर मैंने इस घर का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, 10 लाख रुपए का, सर सबसे 10 लाख का करा लिया, ठीक है। ओके मैं तेज चल रहा भाई, मैं तेज चल रहा था, मैंने क्या किया सर, सबसे 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। सर जब लॉस हुआ तो लॉस मेरे भाई 8 लाख का हुआ। कितना हुआ सर? 8 लाख का रुपए का हुआ। तो 8 लाख का लॉस हुआ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे सर? मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख, 40 लाख, 40 लाख सर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तो 10 लाख दे देंगे सर, 40 लाख रुपए आ गए। लॉस 8 लाख का हुआ, 32 लाख का फायदा हो गया। तो भैया एक बात, एक वर्ड रिपीट लाइन बोलना चाहता हूं, यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस। आप सिर्फ इंश्योरेंस से अपना लॉस कवर करोगे, प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप इंश्योरेंस के थ्रू। तो भैया ये तो 32 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, अगर चारों ने 10-10 लाख रुपए दे दिए तो कितने कितने देंगे? 2.5 लाख? नहीं सर, 2-2 लाख रुपए, क्योंकि लॉस 8 लाख का हुआ है, ठीक है जी। ओके, और चारों से मैंने 10-10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो दे ऑल विल कंट्रीब्यूट टू दिस लॉस,
ठीक है जी। तो इस लॉस के लिए बात को ये चारों कंट्रीब्यूट करके कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो बस यही था बात को प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। हरीश इंश्योर्ड हिज हाउस फॉर 2 लाख विद इंश्योरेंस X and for 4 lakh with insurance Y. हरीश incurred a loss of 2,40,000, ठीक है। अब फॉर्मूला भी सुन लो बात को, फॉर्मूला भी सुना रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि भैया हरीश ने इंश्योरेंस कराया 2 लाख रुपए का एक्स से, तो एक्स कितना कंपनसेशन पे करेगा? एक्स कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या बना सर? एक्स अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अपॉन में टोटल इंश्योरेंस, टोटल अपॉन में सर जी टोटल इंश्योरेंस, टोटल इंश्योरेंस, ठीक है। अब सर जी मैंने एक्स से कितने कराया था सर जी? 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया था। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय लॉस भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय लॉस, ठीक है। चलो जी सर, टोटल इंश्योरेंस कितने कराया सर? टोटल इंश्योरेंस कराया 4 लाख रुपए का। 4 लाख का 6 लाख का सर? 6 लाख का। तो 4 लाख का वाई से कराया, 2 लाख का एक्स से कराया, तो टोटल इंश्योरेंस बाल को 6 लाख रुपए का हुआ। और मल्टीप्लाई करना है किससे सर? मल्टीप्लाई करना है 2,40,000 लॉस से, ठीक है। करके देखो सर, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए सर जी, इस 1 जीरो से ये वाले 1 जीरो कट गए सर जी, ठीक है जी। और इस 1 से 1 कट गए सर, 6 चौके 24, 4 हो गया सर, 20,000 इंटू 4 80,000 आ गया सर। तो 80,000 सर जी क्या है सर? 80,000 जो है कंपनी एक्स कंपनसेशन पे करेगा। टोटल कंपनसेशन सर जी कितना होना चाहिए? 2,40,000। तो 2,40,000 माइनस 80,000 कितना बचा? 1,60,000 सर, वो वाई पे करेगा, ठीक है। आ गया, तो फॉर्मूला यही रहेगा। अब वाई का कंपनसेशन निकालना है तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, वाइज कंपनसेशन इज इक्वल्स टू वाइज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अपॉन में टोटल इंश्योरेंस मल्टीप्लाइड बाय लॉस, ठीक है। डन है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। So according to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurer will contribute the amount of loss in proportion to the amount insured by each of them and compensate for actual amount of loss, because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss, है ना? Because he has no right to get a profit out of the insurance, guys, ठीक है, ठीक है। डन है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब सर मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। सर प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है सर? मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। सर जी मतलब ये कि देखो यार, अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, ठीक है जी, अगर आप गाइस इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपके पास पूरा राइट है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्या कि आप उस लॉस को कम करने के लिए पूरा एफर्ट लगाएं। अब मान लीजिए सर आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, और आपके सामने आग लग रही है, लग चुकी है आग, तो आप कुर्सी बैठ के डाल के आग बुझने का इंतजार नहीं करोगे कि अरे यार आग लग गई, चलो कोई बात नहीं, अब तो इंश्योरेंस वालों को फोन मिलाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आग लग जाए यार, इंश्योरेंस वालों को फोन करना है यार। कुर्सी डाल के बैठ के चाय नहीं पियोगे वहां पर कि आग फटाफट बुझे तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन करूं, नहीं सर। You have to put all the efforts to minimize the loss, ये प्रिंसिपल है, ठीक है जी। आपको क्या करना है सर? आपको पूरे एफर्ट्स लगाने हैं उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए गाइस, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस गाइस, वी हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स टू मिनिमाइज द लॉस, ठीक है। पढ़ के देखते हैं। इफ गुड्स केप्ट इन अ warehouse are covered by a fire policy and the warehouse catches fire, then the insured must try to recover the goods and save them from fire to minimize the loss or damage, ठीक है। So according to this principle, the insured must take reasonable steps to minimize the loss or damage to the goods insured, or otherwise the claim from the insurance company may be lost, ठीक है। डन है क्या? डन है क्या? जल्दी प्लीज, डन है क्या एवरीवन? चलिए सर, ठीक है जी। सो अब बात करेंगे सर जी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। सर इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो यार देखो, इंश्योरेंस को बालको हम लोग मेनली जो है 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं सर। द फर्स्ट वन इज बालको लाइफ इंश्योरेंस,
एंड द अदर वन इज गाइस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है जी। ओके, तो जब भी बात को ध्यान रखना प्लीज 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 कि भैया अगर आपसे पूछा जाए कि इंश्योरेंस के टाइप्स कितने होते हैं तो मेनली दो ही कैटेगरीज होती हैं गाइस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस गाइस। ठीक है जी। ओके, अच्छा तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है बाल को? लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है जी। ओके, और सर जी क्या होता है? या तो डेथ पहले हो जाए या फिर टाइम पीरियड पहले पूरा हो जाए, जो भी चीज पहले होगी ठीक है आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सर रोहित ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया, ठीक है जी, 25 साल का। अब सर जी अब या तो 25 साल से पहले रोहित की डेथ हो जाए तो उसके परिवार को पैसा मिल जाएगा, या फिर सर उसकी डेथ नहीं हुई 25 साल पूरे हो गए तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑन कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड और डेथ विच एवर इज अर्लियर, completion of a period or death whichever is earlier, completion of a period or death whichever is earlier, the party will get the compensation guys। ठीक है जी। ओके, तो ये होता है बालको लाइफ इंश्योरेंस। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर in consideration of a premium undertakes to pay a fixed sum of money on death of the insured or on the expiry of the specific period, specific time period, whichever is earlier, जो भी पहले होगा बालको। ठीक है जी। ओके, तो ये होता है बालको लाइफ इंश्योरेंस। चलिए जी, अब दूसरी पार्टी क्या होती है बालको? जो दूसरा टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है उसे बोलते हैं बालको जनरल इंश्योरेंस। सो ऑल द इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंसेस आर जनरल इंश्योरेंस। अब सर जनरल इंश्योरेंस की भी तीन कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज फायर, सेकंड मरीन, थर्ड वन इज अदर इंश्योरेंसेस या फिर मिसलेनियस इंश्योरेंसेस गाइस। ठीक है, चलिए सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ जी, फायर इंश्योरेंस। तो भैया फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा कि द इंश्योरेंस कंपनी विल कवर द रिस्क ड्यू टू फायर और फ्लेम्स। तो भैया अगर कोई भी लॉस या डैमेज फायर या फ्लेम की वजह से होता है, इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे द कंपनसेशन। ठीक है जी। ओके, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस अंडरटेक्स टू मेक गुड एनी लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय फायर। ठीक है जी, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर लॉस या डैमेज होता है फायर की वजह से, सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कंपनसेशन। ठीक है, बात करते हैं सर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की। बालको सेम ही है, सेमी पॉलिसी है। इसके अंदर भी क्या होगा सर? इसके अंदर भी हम लोग जो है आपको अमाउंट पे करेंगे सर, विल पे द अमाउंट। ठीक है जी, किसके बेसिस पर? इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वाटर। ठीक है जी। ओके, ड्यूरिंग द perils ऑफ द सी गाइस। चलिए, so a marine insurance is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify to compensate the insured loss against perils of the sea। ठीक है जी। ओके, तो अगर perils of the sea लॉस होता है तो आपको मुआवजा मिल जाएगा, दैट इज नोन एज मरीन इंश्योरेंस गाइस। ठीक है। ओके, एक सेकेंड, यहां पर तो जी मिसलेनियस की बात हो रही है। सर मिसलेनियस में कौन कौन से आते हैं? बर्गलरी इंश्योरेंस बालको, बर्गलरी इंश्योरेंस मतलब थेफ्ट इंश्योरेंस। ठीक है जी। ओके, उसके बाद कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है। ओके, और भी बालको बहुत तरह के आते हैं इसके अंदर इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा, है ना। अमर्त्य शिक्षा योजना कुछ करके है बालको, है ना, महिला विकास योजना, ऐसे है बालको। थोड़ा सा इसको रिसर्च करो, मतलब एक दो नाम पता होने चाहिए, ज्यादा भी डिटेल में नहीं आता है। ठीक है, बस एक आध नाम ध्यान रखना बालको। क्या कहते हैं? थेफ्ट इंश्योरेंस, जिसको बर्गलरी इंश्योरेंस भी कहते हैं गाइस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस गाइस। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल को अगला टॉपिक आ गया हमारा कम्युनिकेशन। याद है ना, कम्युनिकेशन भी था हमारा एक बिजनेस सर्विस। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो यार, कम्युनिकेशन जो है ना एक लिंक स्टेब्लिश करता है बहुत सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में। हर बिजनेस के बाल को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और उन स्टेक होल्डर्स के बीच में हमें एक लिंक स्टेब्लिश करना होता है, एंड कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू स्टेब्लिश अ लिंक। ठीक है जी। सर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स? बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स। ठीक है जी। ओके, इन सब के बीच में हमें क्या बिठाना है? एक लिंक बिठाना है, एंड कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश दैट लिंक गाइस। ठीक है जी। ओके, तो बेसिकली क्या है, सब लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, ट्रेड के बारे में और जो भी क्या कहते हैं अदर इंफॉर्मेशंस हैं, वी हैव टू डिलीवर इट विद ईच अदर।
ठीक है, और उसी के लिए बाल को हम लोग क्या यूज करेंगे, कम्युनिकेशन यूज किया जाएगा। ओके, डन। Devera, in this fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेल्प से क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। द मेन सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीकॉम। तो भैया पोस्टल सर्विस जो कम्युनिकेशन है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होती है गाइस, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज गाइस, ठीक है जी। तो दो कैटेगरी बनती है बालको, क्या क्या, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। जल्दी से बताइए बालको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टल सर्विस। तो पोस्ट ऑफिस का जहां पर यूज होगा बालको, जहां पर पोस्ट ऑफिस का यूज होगा, ठीक है जी, पोस्ट किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा बालको गुड्स को, उसको क्या बोलते हैं बालको, पोस्टल सर्विसेज। इसके अंदर बालको 5 है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सर मेल, तो आपका जीमेल वाला मेल नहीं है, ठीक है, ये मेल बालको डिलीवरी वाला मेल है, पत्र भेजना, लेटर्स भेजना, ठीक है, तो लेटर्स आपके एड्रेस पे भेजे जाते हैं, इसको मेल कहते हैं गाइस, ठीक है। हमने जीमेल वाला पढ़ रखा है ना, ईमेल जीमेल पढ़ रखा है, लेकिन मेल का मतलब क्या होता है बालको, लेटर्स एंड लेटर्स एंड एनवेलप्स आर सेंड टू द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इट इज नोन एज मेल, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, तो देखो यार, रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर दोनों पार्टी के एड्रेस दिए होते हैं। तो रजिस्टर्ड पोस्ट इज दैट टाइप ऑफ पोस्टल सर्विस इन विच द एड्रेस ऑफ बोथ द पार्टीज आर गिवन। मतलब रिसीवर का तो एड्रेस लिखा ही होता है, सेंडर का भी एड्रेस लिखा होता है। So in the registered post, the documents and the items are very confidential, very important. So the sender wants that either the receiver received the goods or it comes back to me again. तो या तो जो गुड्स हैं या तो रिसीवर को मिल जाए, और अगर रिसीवर को नहीं मिल रहा है तो ये गुड्स मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज बालको पार्सल। पार्सल क्या होता है बालको, पार्सल, तो सर देखो, अगर आप गुड्स को, इफ यू आर सेंडिंग सम गुड्स, ठीक है जी, थ्रू द इंडियन पोस्ट, इट इज नोन एज पार्सल, एंड इफ यू आर सेंडिंग द गुड्स थ्रू प्राइवेट सर्विसेज, इट इज नोन एज कोरियर सर्विस। तो पार्सल और कोरियर सर्विस में बस इतना ही डिफरेंस है, इट इज डन बाय द इंडियन पोस्ट, इट इज डन बाय द प्राइवेट सर्विसेज गाइस, ठीक है जी। ओके, एंड इन द पार्सल द अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द वेट एंड द डिस्टेंस। कितना दूर जाना है, अब सर यहां से जो है चंडीगढ़ तक जाना है, यहां से केरला जाना है, तो सर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितना वेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ओके, स्पीड पोस्ट बाल को 24 आवर्स के अंदर आपके आइटम्स को, आपके लेटर्स को बाल को डिलीवर कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं बाल को स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो अगर शॉर्ट नोट आएगा कहीं पर तो लिख देना, वैसे कम ही आता है, ठीक है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सर टेलीकॉम सर्विसेज की। So बालको, what is the meaning of telecom services? सर जो टेलीफोनिक एंड नेटवर्क सर्विसेज होंगी, टेलीफोनिक और नेटवर्क सर्विसेज, केबल सर्विसेज गाइस, ये सब हमारे टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बोलते हैं बालको। मेनली इसको टेलीकॉम सर्विस मतलब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो पहला बालको क्या है, सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। तो भैया मोबाइल सर्विसेज है ना सर जी, मोबाइल सर्विसेज मतलब जो नेटवर्क आपको मिलते हैं, ठीक है जी, ये सब किस में आती है, ये सब बालको हमारे सेल्यूलर मोबाइल सर्विस में आते हैं, ठीक है जी। और एक बार पढ़ के देखेंगे इसको, ये रहा। तो कोडलेस मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज, डाटा सर्विसेज एंड पीसीओ सर्विसेज गाइस, ठीक है जी। तो ये आता है बालको हमारे सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। मेनली बालको जो आपका नेटवर्क है, ठीक है जी, उसी को बालको सेल्यूलर मोबाइल सर्विस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बालको फिक्स्ड लाइन सर्विस। फिक्स्ड लाइन सर्विस का मतलब क्या होता है बालको, है ना, जिसमें एक लाइन अटैच होगी और उस तार के, टेलीफोन होता है, टेलीफोन तो फिक्स्ड लाइन, पुराने जमाने में नहीं होते बालको, पुराने जमाने में तो फिक्स्ड लाइन अटैच होती थी, तो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज उसको बोलते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन केबल सर्विसेज। तो केबल वाले अंकल आपके घर पे आते हैं ना हर महीने पैसे लेने के लिए, भैया महीने का इतना हो गया, तो टीवी चलाने के लिए बालको जो केबल सर्विसेज होती है उसे बोलते हैं बालको
केबल सर्विसेज, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट, वन वे एंटरटेनमेंट के लिए बाल को यूज होता है टीवी वगैरह में। VSAT बाल को वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस. It offers government and business agencies a highly flexible and reliable communication solution in both urban and rural areas. तो बेसिकली बिजनेस एंड गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है VSAT का. इसके थ्रू बाल को हम लोग फास्टर वे में कम्युनिकेशन कर पाते हैं. किसके साथ बाल को? कस्टमर्स के साथ एंड द पीपल, द हाउस होल्ड के साथ गाइस. ठीक है जी, ओके. चलिए, DTH सर्विस बाल को डायरेक्ट टू होम. तो आजकल तो बाल को DTH का जमाना है, केबल सर्विसेज थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, तो हम लोग DTH कर लेते हैं बाल को यूज. और क्या कहते हैं, एक सेटअप बॉक्स मिलता है, एक एंटीना मिलता है जो आपके छत पे लगाया जाता है, और ये भी बाल को वन वे एंटरटेनमेंट का काम आता है. टीवी में यूज होता है ये भी, ठीक है, ओके. तो बाल को यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर क्या खत्म हो गया बाल को? हमारा यहां पर चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. यहां पर बाल को बिजनेस सर्विस हमने पूरा खत्म कर लिया, ठीक है, ओके. चलिए सर, ठीक है जी. सो सर हमारे पास आ गया सर नया चैप्टर, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. सर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? देखो, आजकल एमर्जिंग तरीके क्या है बिजनेस करने के, आजकल ट्रेंडिंग तरीके क्या है बिजनेस करने के, आजकल क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, ये इस चैप्टर के अंदर गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो चलिए सर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सर क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे ई कॉमर्स का, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बाल को डिफरेंस पढ़ेंगे. बड़ा ही छोटा चैप्टर है गाइस, ठीक है. जितना बड़ा बाल को हमारा बिजनेस सर्विस था उससे तो बहुत ही छोटा है, ठीक है. चलिए, सबसे पहले बाल को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. देखो यार, आजकल मॉडर्न बिजनेस का जमाना है, इन द एज ऑफ इंटरनेट बाल को इंटरनेट का जमाना है, AI का जमाना है गाइस. सो इन दिस एज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड commerce has gradually started linking with it. This has brought a new concept of commerce called e-commerce and e-business. Now we are capable of reaching the users of internet all over the world simply by operating a shop on the internet guys. ठीक है जी. The internet users can order for the goods guys, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet guys. ठीक है जी. तो इंटरनेट पर बैठे बैठे गाइज, घर पर बैठे बैठे गाइज, हम लोग जो है अपने गुड्स को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हैं जहां पर भी इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, ओके. सो ये बाल को, ये हमारा इंटरनेट का जमाना है बाल को, मॉडर्न बिजनेस का जमाना है बाल को, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है बाल को, ठीक है, एंड AI का जमाना है बाल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. तो सर अब बात करेंगे सर ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बाल को. मैं दूं क्या अपनी लैंग्वेज में इसको? बताइएगा जरा, अगर आप लोग बोले तो मैं दूं क्या इसको? चलो, तो इसको मैं देता हूं आप लोगों को. पहले बात करते हैं सर जी ई बिजनेस की. ई बिजनेस, सर ई बिजनेस क्या होता है? जब ई बिजनेस हो जाएगा तो सर जी फिर बात करेंगे ई कॉमर्स की, ठीक है. सर ई बिजनेस नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई हियर. ई का मतलब क्या होता है? सर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक. सर जी ई का मतलब क्या है यहाँ पर? सर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक. पिछले चैप्टर में बाल को ई बैंकिंग आया था, याद है कि नहीं याद है? याद है ना? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है, ओके. सर ई बिजनेस क्या होता है? अब सर ई बिजनेस मींस डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी, डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर टर्मिनल. सर इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल का इस्तेमाल करके जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, ठीक है जी, बिजनेस करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं ई बिजनेस, ठीक है. सो ई बिजनेस मींस डूइंग बिजनेस transactions, activities with the help of internet and computer terminal तो इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल गाइस, ई बिजनेस क्या होता है गाइस? इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल की हेल्प से
इंटरनेट एंड कंप्यूटर टर्मिनल की हेल्प से गाइस जब भी हम लोग क्या करेंगे गाइस, इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल की हेल्प से गाइस जब भी कोई ट्रांजैक्शंस या फिर एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है जी, इट विल बी कंसिडर्ड एज ई बिजनेस। इसको क्या कंसिडर किया जाएगा बाल को, ई बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। डन है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी बताइए प्लीज बाल को, डन है, क्लियर है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है बाल को, ई कॉमर्स का मतलब होता है सर, सुनना प्लीज बड़े ध्यान से सर, ई कॉमर्स मींस, देखो कॉमर्स का मतलब याद करो चैप्टर 1, कॉमर्स का मतलब याद करिए सर, कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली with the help of internet and computer terminal will be known as e-commerce, and e-commerce is a part of e-business, क्योंकि बिजनेस बड़ा होता है और कॉमर्स पार्ट होता है। बिजनेस के दो कैटेगरी होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो ई बिजनेस इज द लार्जर टर्म देन ई कॉमर्स, ठीक है। चलिए, सो ई कॉमर्स मींस buying, selling or exchange, buying and selling and exchange of goods and services of goods and services with the help of internet and computer terminal, तो इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल की वजह से गाइस का इस्तेमाल करके जब हम लोग बिजनेस करेंगे उसे बाल को ई कॉमर्स कहते हैं गाइस, ठीक है जी। बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज करेंगे उसे बाल को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं गाइस, ठीक है जी। तो ई कॉमर्स ई बिजनेस की डेफिनेशन डन। आ जाओ सर, अब आते हैं सर स्कोप ऑफ ई कॉमर्स या स्कोप ऑफ ई बिजनेस गाइस, ठीक है। तो पहला क्या है बाल को, पहला है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी का मतलब क्या होगा यहाँ पर गाइस, बिजनेस टू बिजनेस हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस वाले को दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शंस करे, बाइंग एंड सेलिंग करे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उससे क्या बोलते हैं वाले को, बी टू बी। अब जैसे मान लो सर जी एमआरएफ के टायर्स और मारुति की कार्स, ये अगर ये दो कंपनी आपस में क्या कर रही हैं सर, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शंस कर रही हैं, इससे बाल को बी टू बी बोलते हैं, ठीक है। ओके, मतलब दो बिजनेस इन्वॉल्व होंगे, दोनों पार्टी जो बाल को बिजनेस होंगी, ठीक है। बी टू सी में क्या होगा बाल को, एक पार्टी बिजनेस होगी, दूसरी पार्टी बाल को कस्टमर होगी, तो बिजनेस टू कस्टमर। बी टू सी मतलब बाल को बिजनेस टू कस्टमर। अब एक बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट गुड्स बेच रहा है किसको सर जी, हमारे कस्टमर्स को, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, बी टू सी, ठीक है। अच्छा, अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है गुड्स तो भी बी टू सी में ही आएगा, ठीक है। तो चाहे वो बी टू सी जाए चाहे सी टू बी जाए, आंसर इज बी टू सी ओनली, क्योंकि पार्टीज तो दो ही इन्वॉल्व हो रही है ना सर, बिजनेस एंड कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होगा बाल को, इंट्रा बी के अंदर एक ही बिजनेस के अंदर जब आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट करें तो उसको बाल को इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं, ठीक है जी। सो इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्या होगा बाल को, टू डिपार्टमेंट्स of a same business firm। सर एक ही बिजनेस फर्म के दो अलग अलग डिपार्टमेंट अगर आपस में ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, जैसे जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट ट्रेंड विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये क्या है सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मेल किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, इसका ट्रेंड उसको भेजा। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है बालको, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा बी। जब एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रा बी गाइस, ठीक है। इसको बालको हम लोग इंट्रा बी बोलेंगे। नेक्स्ट सी टू सी। सर सी टू सी में क्या होगा, बोथ द पार्टीज विल बी कस्टमर्स, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है जी। सर OLX
OLX हो गया, क्विकर हो गया सर, क्विकर OLX। यहां पर क्या होता है सर, कस्टमर जाता है अपनी गुड्स को यहां पर लिस्ट करता है, दूसरा कस्टमर आता है उस गुड्स को खरीद लेता है, ठीक है। तो C2C, कस्टमर टू कस्टमर गाइस, एंड मेनली द गुड्स इन द C2C कॉमर्स आर सेकंड हैंड गुड्स गाइस, ठीक है। एंड ध्यान रखना वालों को, बोथ द पार्टीज आर कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट C2B, ये तो बात बताई दिया मैंने। C2B इज B2C, अलग से नहीं लिखना, ठीक है ना, अलग से नहीं करना गाइस इसको। B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉइज, बिजनेस टू एम्प्लॉइज। सर बालकों, अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है तो B2E ट्रांजेक्शन हो गई सर, B2E हुई। सर अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहा है, सेमिनार करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है, FTP फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ETP एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा है, तो किसमें आएगा सर जी, ये सब जो है B2E के अंदर आएगा। सर अगर एम्प्लॉय कंप्लेंट कर रहा है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डाल रहा है, अपील्स कर रहा है, तो ये भी B2E के अंदर ही आएगा, क्योंकि दो, एक पार्टी बिजनेस है, दूसरी पार्टी एम्प्लॉयज है, ठीक है। ओके चलिए सर, अब हम लोग बात करेंगे सर जी किसकी, हम लोग बात करेंगे बालको बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस के बेनिफिट्स की बात करेंगे गाइस, ठीक है जी। विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ओके, विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस गाइस, ओके, डन, क्लियर। हाँ जी गाइस, बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। तो पहला क्या है सर, ई बिजनेस का बेनिफिट, वर्ल्ड वाइड रीच। सर ई बिजनेस का इस्तेमाल करके मैं अपने गुड्स को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकता हूं जहां पर भी इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। अब मुझे किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बिठा सकता हूं, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन बिठा सकता हूं, और जो है अपने गुड्स को बेच सकता हूं। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन हो गया सर। नेक्स्ट वन, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बड़ा इजी हो गया सर जी, पहले बहुत लंबा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था सर। पहले मैन्युफैक्चरर से माल एजेंट पे जाता था, एजेंट से होलसेलर पर, होलसेलर से रिटेलर पर, फिर कस्टमर तक। आजकल क्या हो गया बालको, मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्टली कस्टमर को चीजें बेच देते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस गाइस, ठीक है। डन, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब देखो सर जी, इस ई बिजनेस है तो कोई बड़ा शोरूम तो चाहिए नहीं, कोई सेंट्रल मार्केट में तो कोई लोकेशन चाहिए नहीं, घर बैठे बैठे भी सर जी वी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस, ई बिजनेस। सो लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। सर यहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में बहुत सारे कस्टमर्स तक अपनी नोटिफिकेशंस पहुंचा देते हैं सर। तो इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। सर ये एक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ आपकी मूवमेंट है, ठीक है जी, इट्स अ मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है जी। मतलब अब इसमें क्या होता है सर कि कुछ अब से इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप B2 इंट्रा बी का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर एक ही कंपनी के अंदर करनी है, पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है जी। कुछ अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, ऑनलाइन ही बिल आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बात को पेड़ निकटने से कम हो जाएंगे यार, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हमारी एक मूवमेंट हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो क्या बात करते हैं बाल को लिमिटेशन की, तो ये बिजनेस से पहला क्या है बाल को, लो पर्सनल टच। सब पर्सनल टच नहीं होता है, पर्सनली हम लोग बायर सेलर और नहीं मिल पाते हैं गाइस, है ना, मैन्युफैक्चरर और क्या कहते हैं कस्टमर का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो लो पर्सनल टच है गाइस। नेक्स्ट वन, डिलेड डिलीवरी। कई बार बाल को गुड्स जो है वो एक्सपेक्टेड डेट और टाइम पे नहीं आता है, अगर मुझे इमीडिएटली चाहिए तो इमीडिएटली तो बहुत ही मुश्किल है गाइस, है ना। नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। सर देखो दोनों, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, दोनों को ही टेक्निकली कैपेबल होना पड़ेगा, ठीक है जी, और उतना कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, तभी जो है ये ई बिजनेस या ई कॉमर्स एप्लीकेबल हो पाएगा। रिस्क ऑफ नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। अब ऑनलाइन में दिक्कत क्या है इसकी, फेक हैकिंग वैकिंग बहुत होती है यार, है ना, तो बहुत ट्रेस नहीं कर पाते हम सामने वाली पार्टी को। मान लो हमने एक गलत ही कोई जीमेल बना ली, उसके थ्रू ही ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो हम ट्रेस नहीं कर सकते गाइस, है ना। तो नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज हो गया। पीपल्स रेसिस्टेंस, लोगों की रुकावटें गाइस, लोगों की रुकावटें, ठीक है। तो लोगों की रुकावटें गाइस, पीपल्स रेसिस्टेंस, एवरीवन, लोगों की रुकावटें, पीपल्स रेसिस्टेंस। लोग जो है बाल को रुकावट पैदा करते हैं किसके अंदर, एवरीवन, लोग जो है बाल को रुकावट पैदा करते हैं गाइस किसके अंदर, बताइए प्लीज, जल्दी से जल्दी बताइए प्लीज। लोग जो है बाल को रुकावटें पैदा करते हैं
लोग जो है बालको रुकावटें पैदा करते हैं। जल्दी बताओ कैसे कैसे कैसे। तो देखो यार, आजकल लोगों को ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन पे। लोग ये कहते हैं अरे बेकार है, अरे ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज बोल सकते हैं आप। एंड ट्रस्ट इश्यूज की वजह से गाइस क्या क्रिएट होगा? रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। एथिकल फॉलोआउट्स बहुत है यार, है ना। तो फेक ट्रांसफर, फेक ऑर्डर्स एंड फेक डिलीवरी, फेक पेमेंट्स, बहुत सारी चीजें गाइस। तो एथिकल फॉलोआउट्स भी बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है जी गाइस, डन जी गाइस। चलिए अब बालको लास्ट टॉपिक फटाफट खत्म कर लेते हैं इसको सर। डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस। जल्दी जल्दी सुनेंगे, है ना। ओके, थोड़ा फास्ट फास्ट। चलो जी, ईज ऑफ फॉर्मेशन कौन सा इजी है सर? ई बिजनेस खोलना इजी है, ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना डिफिकल्ट है मेरे भाई। ठीक है, ओके। फिजिकल अपीयरेंस सर जी, फिजिकल अपीयरेंस जो है ट्रेडिशनल में रिक्वायर्ड है और ई बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल चाहिए भैया ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट चाहिए। यहां पर ऐसे कोई ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना ही मार्केट चाहिए, ना ही कोई प्रोडक्ट चाहिए। आप बिना सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑर्डर आएंगे तो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। कैपिटल रिक्वायर्ड सर जी, ट्रेडिशनल में मोर और ई बिजनेस के अंदर लेस। ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स सर, ट्रेडिशनल में डेली कनेक्शन बन सकते हैं, ई बिजनेस में डेली कनेक्शन नहीं बन सकते। ठीक है। नेचर ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो इंटरनल एक्सटेंशन होता है यहां पर, और यहां पर बालको हैपेंस इजीली इन दिस। तो टाइम यहां पर बालको थोड़ा ज्यादा लगेगा एक्सटेंशन में। मतलब आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो बड़ा बिजनेस करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, स्लो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस एक ही क्लिक में पूरे वर्ल्ड तक अपनी चीजें बेच सकते हो। ठीक है। अवेलेबल ऑफ हायरार्की गाइस, तो यहां पर देखो यार हायरार्की बड़ी होती है। यहां पर आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हायरार्की का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए प्लीज। हायरार्की मींस लेवल और स्टेजेस, ठीक है, विच इज नैरो फ्रॉम टॉप एंड वाइडर फ्रॉम बॉटम। ठीक है। एंड हायरार्की को का मतलब ये हो गया कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो ये सर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हमें सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, सारे परमिशन चाहिए होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो द हायरार्की। बट ई बिजनेस के अंदर बालको ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर, यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन बालको वो टॉल है और यहां पर बालको फ्लैट है। टॉल मतलब सर जी कि यहां पर बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। यहां पर क्या ऑलमोस्ट सर एक ही लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी। पर्सनल टच, ये पॉइंट ऊपर भी आया था कि सर यहां पर पर्सनल टच मोर है, वहां पर लेस सर। ठीक है जी। चांस ऑफ सैंपलिंग, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बालको सैंपल ऑफर किया जा सकता है, ई बिजनेस के अंदर सैंपल ऑफर करना बालको डिफिकल्ट है। ठीक है। तो ये था बालको ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस में डिफरेंस। एंड यहां पर बालको जोरदार तालियां हो जाएं क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म होता है। मीनिंग भी कवर कर लिया, स्कोप भी, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, लिमिटेशंस, और ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में गाइस डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, ओके। तो बालको रिवीजन में बस ये बात सुन लीजिएगा इस क्या कि आज हमने क्या क्या कवर किया सर। इसके अंदर हमने कवर किया ई बिजनेस, ई कॉमर्स, स्कोप कवर किया, एडवांटेजेस कवर किए, लिमिटेशंस कवर की, लिमिटेशंस, और बालको डिफरेंस कवर किया। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। ठीक है जी। तो ये सब हुआ है गाइस। ओके, तो बस यही था बालको हमारा सारा। होपफुली वन शॉट के अंदर आपके 2 चैप्टर बेहतरीन तरीके से खत्म हो गए गाइस। ठीक है जी। ओके, तो भैया ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोस में लेके आता रहूंगा, आप लोगों के नंबर दिलवाता रहूंगा। आप बस कॉपी पेन लेके बैठते रहा करो गाइस। ठीक है। और भैया मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था गाइस। ठीक है जी। तो चलिए, कुछ और दिक्कत परेशानी आए बालको तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बालको मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय।